फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यानी कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q होगा जिसमें कुछ चार्ज होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर चला जाता है तब इसका मोशन कैसा होगा, मतलब ये किस तरीके का मोशन करेगा और उसी के बेस पे कुछ फैक्टर्स होंगे, राइट। उन फैक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये मोशन कैसा होगा, आगे चल के प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन हमें आज करनी है। देखिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इसको समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कुछ इस तरीके से है बी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर की तरफ पॉइंटेड है, मतलब ये अंदर की तरफ जा रही है, ऐसा समझ के चलिए आप लोग। और एक चार्ज पार्टिकल है जो कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मोशन करता हुआ आ रहा है। अब अगर ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर, तो होगा क्या कि हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अंदर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब वो किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, ये राइट हैंड वाला रूल तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर होता है, तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा चलता हुआ पार्टिकल इस डायरेक्शन में मुड़ गया। ठीक है, अब जब ये इस डायरेक्शन के अंदर मुड़ा है तो फोर्स की वैल्यू दोबारा इसके परपेंडिकुलर होगी, दोबारा परपेंडिकुलर होगी तो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। दोबारा आप लोग इन दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन निकलेगी, मतलब जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड में आते ही बदलना शुरू हो गई। फोर्स और वेलोसिटी का जब हमने रिजल्टेंट निकाला तो इसकी डायरेक्शन बदली। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस वक्त फोर्स की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा फोर्स। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो जो आपका पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, और आगे इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल पूरा कर लेगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं भाई। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अंदर घुसा, फोर्स की वजह से इसने अपनी डायरेक्शन बदलना शुरू की और इन द एंड क्या हुआ, ये पूरे सर्कल में घूम के वापस आ गया। तो इसका मतलब अंदर जाते ही पार्टिकल का जो मोशन है वो हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कि जैसे ही पार्टिकल अंदर घुसता है इसका मोशन हो जाता है लीनियर से सर्कुलर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो फोर्स जो है वो आपको अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मतलब जितनी बार भी आपका जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन बदलेगा, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली इस मोशन के अंदर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल के लिए बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। भाई आप लोग देख सकते हैं बार बार ये जो फोर्स है इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है वैसे वैसे ये फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचता है, इसकी वजह से ये पूरा सर्कल क्रिएट कर लेता है। तो सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें क्लियर हो जाता है कि ये सर्कुलर मोशन है। तो अब हम लोग फैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल्स टू में QVB साइन थीटा। ठीक है, ये उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है जो कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर काम करेगा। पहली चीज समझ में आ जाती है। अब ये एक सर्कल है तो इस सर्कल की अपनी कोई ना कोई रेडियस होगी, राइट। तो हम लोग रेडियस लिखेंगे R। ठीक है, और यहां पर आपका चार्ज है Q, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, यही तो सर्कल में मोशन कर रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू हो जाती है Q और उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो होगी V। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू B तो है ये। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, अंदर की तरफ इसको खींच रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल्स टू में mv² अपॉन में R। ये चीज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं। भाई समझिए कि आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस R है, उसमें एक पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास m है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी v है। इसकी वजह से ये फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू में mv² अपॉन में R। लेकिन यहां पर ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए मैं इसकी जगह पे F की जगह पे लिख सकता हूं FB। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमारे पास दो फोर्सेस निकल के आ गए।
भाई एक फोर्स तो क्या है, जनरली इस फोर्स की वैल्यू है एफ इज इक्वल में क्यू वी बी साइन थीटा, और दूसरा फोर्स जो सेंट्रीपिटल, मतलब यही फोर्स है जो सेंट्रीपिटल के तौर पे भी काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये भी हो गई, तो दोनों की वैल्यू हम लोग बराबर रख सकते हैं। तो क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या है कि हमने देखा कि जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो इस थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तो 1 आएगा। भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से साइन थीटा को हटा सकते हैं। तो क्यू वी बी इज इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v से v को कैंसिल आउट कर देते हैं तो वैल्यू निकलती है क्यू बी इज इक्वल्स टू में एम वी अपॉन में आर, जहां से आप लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। भाई ये चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू में क्यू बी आर अपॉन में m। तो ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इस मोशन का पहला फैक्टर हो जाता है वेलोसिटी निकल गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं पता करूं कि इस पूरे के पूरे सर्कल की रेडियस क्या है। कैसे पता करेंगे? रेडियस पता कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, r इज इक्वल्स टू में एम वी अपॉन में क्यू बी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हो जाती है इसकी रेडियस। यहां से रेडियस निकाल सकते हो कि भाई इस रेडियस के अंदर ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हो जाता है दूसरा फैक्टर। तो अब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है। अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं, चूंकि ये सर्कल के अंदर मोशन कर रहा है तो सर्कल के अंदर जो होने वाली वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, और हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में एक चीज सीख के आए हैं कि जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है और हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? वो होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू में वी अपॉन में आर। और इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू में आर ओमेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो v की वैल्यू है वो दे रखी है क्यू बी आर अपॉन में m, यहाँ पे v की वैल्यू दे रखी है आर ओमेगा। दोनों को बराबर रख देते हैं। आर ओमेगा इज इक्वल्स टू में क्यू बी आर अपॉन में m। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी क्यू बी अपॉन में m। राइट, मतलब ये हो जाती है वो एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। मतलब ये जो सर्कल बना रहा है सर्कल के अंदर मोशन कर पाएगा। ये हो जाता है तीसरा फैक्टर। अब देखिए हमें पता है कि चूंकि ये जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक पूरा सर्कल करने में, एक पूरा चक्कर काटने में इसको कुछ ना कुछ टाइम पीरियड तो लगेगा ही। तो वो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है ओमेगा इक्वल्स में 2 पाई अपॉन में टी, जहाँ पर टी जो है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली है? क्यू बी अपॉन में एम। तो बराबर रख दीजिए 2 पाई अपॉन में टी इज इक्वल्स में क्यू बी अपॉन में एम, जहाँ से टी की वैल्यू निकलेगी टी इज इक्वल्स टू में 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। मतलब ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पूरे सर्कल को पूरा करेगा। जहाँ पर 2 पाई का मतलब आपको पता है कि पूरा एक चक्कर हो जाएगा। ठीक है, एम उसका मास है, क्यू वो चार्ज खुद है, बी जो है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक चीज का यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टाइम पीरियड है ये रेडियस से फ्री है। आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर रेडियस नहीं है, विच मीन्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तब जाकर के टाइम पीरियड कम लगेगा। भाई अगर बी की वैल्यू है, अगर ये कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अगर ये बी की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा, जल्दी जल्दी चक्कर काटेगा। वहां पर रेडियस का कोई लेना देना नहीं है। रेडियस भले ही बहुत छोटी हो या फिर बहुत बड़ी हो। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत बात है, इस चीज को ध्यान देने वाली बात है ये कि ये जो आर से फ्री है ये टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड की बात की है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकालेंगे। हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? टी इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में म्यू होता है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टी के फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू में क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसका 5वां फैक्टर है। अब देखिए एक चार्ज पार्टिकल है, एक सर्कल के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने निकाली उसकी वेलोसिटी, रेडियस निकाली उसकी। ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकाली, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली। तो ऑब्वियस सी बात है मोशन कर रहा है तो कोई काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहां पर आप लोग क्या कीजिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू है क्यू बी आर अपॉन में m।
तो काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे तो के ई इज इक्वल्स टू में 1/2 m, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्यू का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। एम से एम को कैंसिल आउट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकलेगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये चार्ज पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन इस सर्कल के अंदर करेगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं कुछ फैक्टर्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है, हमें पता है। ठीक है, और जब ये मोशन करता है तो उस वक्त इसकी जो हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, रेडियस इस फॉर्मूले से, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इस फॉर्मूले से, टाइम पीरियड इससे, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इससे, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। मतलब ये सारे फैक्टर्स मिलके यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसका एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी पूरी थ्योरी लिखेंगे जहां पर आप लोग ये बताएंगे कि कैसे ये अंदर गया और किस तरीके से जो फोर्स है उसमें जो वेक्टर एडिशन करके इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, उसके बाद ये 5-6 फैक्टर्स हैं, इनको आप एक एक करके डिराइव करेंगे। उसके बाद आपका आंसर पूरा हो जाएगा कि ये 6 फैक्टर्स हैं, ये आपको दिखाते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से मोशन करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।